जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है संदूक का रहस्य। दोस्तों, हमारी दादी नानी के समय से ही ये कहावत चली आ रही है, औरतें ही घर की लक्ष्मी होती हैं। वे चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, चाहे तो नर्क। ये कहानी उसी पर आधारित है। यह सोचते ही पुष्पा जी रो पड़ती हैं कि इसी दिन के लिए अपने बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, उनका ब्याह किया था। अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतना खो गए कि अपने माँ बाप का किया गया प्यार भी अब याद नहीं आता। सोच सोच कर ही उनका दिल भर आता है। कंकाल मात्र शरीर, सर पर सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैले कुचैले फटे हुए तन पर कपड़े, शरीर से आती हुई गंदी सी बदबू। उनके शरीर पर भिन भिनाती हुई मक्खियाँ उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। लगभग 75-80 वर्षों की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी, लगातार रसोई की तरफ देखे जा रही थी। बड़ी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी हुई थी और साथ में ही पानी पीने के लिए एक टूटा सा पिचका हुआ लोटा पड़ा हुआ था। बच्चे खाना खा रहे थे। बहू मेरे लिए भी खाना लेकर आती ही होगी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ना जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते पुष्पा जी की झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो पुष्पा जी की झपकी टूटी। देखा बड़ी बहू वही सूखी रोटी और उबली हुई सब्जी थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से पुष्पा जी के चेहरे पे जो थोड़ी सी चमक आई थी, वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर पूछ बैठी, शायद पूछ कर गलती कर बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चों ते उबली हुई सब्ज़ी नहीं खाते। रसोई घर में तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अगर तुमने कुछ अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाया है तो वह मुझे भी दे दो। तभी बहू गुस्से में तमतमाती हुई बोली, बच्चों के लिए भी यही बनाया है बुढ़िया, चुप करके खा ले जो दिया है। इस उम्र में चटकारा ही सूझता है। कमर खटिया में लटकी हुई है मगर जीभ के चटकारे लेना नहीं भूलती। इतने में अंदर से पोते की आवाज़ आई, माँ मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी और दे देना, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उसे इतना ना बना कि थोड़ी सी सब्ज़ी लाकर अपनी सास को भी दे दे। पुष्पा जी बड़े बूझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई अपने कमरे में रखी चारपाई पर जाकर बैठ गई। सूखी रोटी के कौर को किसी तरह निगलने से अपने अतीत की दुनिया में खो गई। पुष्पा देवी जी के पति रामलाल जी गांव के बहुत बड़े सरपंच थे। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। पुष्पा जी को वह दिन याद आ गए जब उनका बड़ा बेटा संजय इस दुनिया में आया था, तो रामलाल जी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी और दूसरे बेटे अजय के पैदा होने पर तो उन्होंने सुंदरकांड और भंडारा भी करवाकर पूरे गांव को बुलाया था। लेकिन जब बेटी हेमलता पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते थे कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते देखा रामलाल जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। मैं कहती हूँ, जब आपका सरपंच का काम इतना बढ़िया चल रहा है तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है? कहते हुए पुष्पा देवी जी ने ऐतराज़ जताया तो रामलाल जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ कर पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे गांव में सरपंचगिरी के काम से ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं और कारोबार खुशी खुशी संभाल लेंगे। देखते ही देखते रामलाल जी का कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों बेटे पिता के साथ
देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न सुखी परिवार में कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद पुष्पा जी की दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की से बड़े बेटे संजय का रिश्ता भी कर दिया गया। छोटा बेटा अजय अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था, सो कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर के हुक्म को सर आँखों पर रखती थीं। पुष्पा जी और रामलाल जी दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। आज उनका पूरा परिवार अच्छे से हंसी खुशी मिलकर रह रहा था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। रामलाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हो गई। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों ही बेटे उनसे छुपकर कारोबार में से अपनी मनमर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा यदि थोड़ा पैसा निकाल भी लिया जाए तो। यह जानकर ही अपने ही दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार में छेद कर रहे थे। रामलाल जी को झटका सा लगा। बेटों द्वारा दी गई हरकत पिता के असूलों पर नागवार गुजरी और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। पुष्पा जी इतने बड़े दुख को झेल नहीं पाईं और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ सामान्य और बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगा। कुछ वर्ष बीते और अब तो भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे और बहू ने मां के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। पुष्पा जी बंटवारा करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। बेटी हेमलता ने भी अपने भाइयों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाइयों को मंजूर था। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर पुष्पा जी ने कारोबार और ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल तो उसमें एक दीवार डालकर 2 हिस्सों में बांट दिए गए और साथ ही बहू की रसोइयाँ भी अलग अलग कर दी गई। मकान के तो 2 टुकड़े हो ही गए थे, लेकिन पुष्पा जी के दिल के इतने टुकड़े हुए जिन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन पुष्पा जी ने छोटी बहू के साथ रहना स्वीकार किया। उधर छोटी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जब तक पुष्पा जी रसोई का सारा काम कर लिया करती थी और घर के हर छोटे बड़े काम पुष्पा जी अपनी बहू का हाथ बटाया करती थी। बहू तो यही सोच के खुश थी, चलो बंटवारे के साथ उसे एक फ्री की नौकरानी मिल गई। दिखावे के लिए ही सही छोटी बहू पुष्पा जी को पूरा मान और सम्मान दिया करती थी, लेकिन समय के साथ बीमार रहने के कारण पुष्पा जी धीरे धीरे तबीयत खराब रहने लगी। तब वह धीरे धीरे भी घर के काम करने में असमर्थ रहने लगी। समय पंख लगाकर इसी तरह चलता चला गया। बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी तथा उपेक्षित होती चुकी। पहले जो पोता पोती अपनी दादी के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। अब छोटी बहू को भी पुष्पा जी को अपने साथ रखना अखरने लगा था, लेकिन अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ पुष्पा जी को रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त के द्वारा घाव दिए जाने अभी और भी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू अपनी माँ समान सास के खाने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी बहू बेटे की बहस पुष्पा जी के दिल को चीर कर रख देती। जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रख के पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, खुद गीले में सोकर उन्हें सूखे बिस्तर दिए, आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार करके दोनों भाइयों ने एक फैसला लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जो भी इस बात को सुनता उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा।
तय किया गया कि 1 महीना माँ बड़े बेटे के पास रहेगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर ले जाएगा, और माँ जिसके पास रहेगी वही माँ की पेंशन का भी हकदार होगा। पुष्पा जी का खर्चा और दवाइयों का खर्चा भी उसी पेंशन से किया जाएगा। 1 तारीख होने पर माँ को बड़े बेटे बहू के हिस्से में पहुँचा दिया गया। बड़ी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवा दिया और पुष्पा जी को रखने का इंतज़ाम कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना सा बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर पुष्पा जी को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी माँ अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतज़ार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चमक उठी। देखा तो बेटी हेमलता अपनी माँ से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की ये हालत देख बेटी के होश ही उड़ गए। पुष्पा जी की बेटी इतनी बार कहा, चलो माँ मेरे संग मेरे घर चलो, वहाँ तुम ठाट बाट से रहना, लेकिन पुष्पा जी ने अपने असूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे पुष्पा जी अपना चश्मा उतारकर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार छोटे बेटे से कहा चश्मा ठीक करवाने के लिए, पर छोटी बहू तमतमाते हुए कहती, बड़े बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अपना चश्मे का राग अलापना, तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लग चुके हैं। आज बड़े बेटे संजय तैयार होकर जब बाहर निकल रहा था तो पुष्पा जी ने आवाज़ लगाई, बेटा यह मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ दिखाई नहीं देता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ से पुष्पा जी बोली, अरे माँ आपसे कितनी बार कहा है, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो। इस उम्र में भी चश्मे की क्या ज़रूरत है आपको, कोई कागज़ी काम तो करती नहीं हो और ना कोई पढ़ाई लिखाई करनी है आपको इस उम्र में। बेचारी लाचार बेबस पुष्पा जी अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूचा चश्मा पहनकर बैठ गई। आज बड़ी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी, खाने पीने का काफ़ी सामान लाया जा रहा था। पुष्पा जी देखकर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, चलो आज तो कम से कम बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, सोचकर पुष्पा जी मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई, पुष्पा जी की थाली में वही रोटी और उबली हुई सब्जी डालकर चली गई और अपनी सास को हिदायत देते हुए कहने लगी, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से अपने कमरे में ही पड़ी रहना, अगर आज कुछ गड़बड़ करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्पा जी मायूस होकर वही रोटी और उबली हुई सब्जी खाने लगीं। फिर देखा कि लोटे में पानी ख़त्म हो चुका है। अरे बड़ी बहू, लोटे में पानी तो डाल दो, प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो बड़ी बहू वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद पुष्पा जी धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आईं और बोली, बड़ी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर बड़ी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और बड़ी बहू उन्हें अपने सोने का कीमती हार दिखा रही थी जो उसे संजय ने लाकर दिया था। बड़ी बहू पुष्पा जी को देखते ही गुस्से में लाल पीली होती हुई बिना कुछ सोचे समझे उनकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए वापस कोठरी में बिठा दिया। दर्द से कराती हुई पुष्पा जी चिल्लाती रह गई, पर उसने एक न सुनी और गुस्से में भड़कते हुए बोली, जब कहा था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना तो फिर क्या मुसीबत आ पड़ी। अरे थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या? अगर थोड़ी देर पानी नहीं पीती तो क्या मर जाती? अपनी यह मनहूस शकल मेरी सहेलियों के सामने लाने की क्या ज़रूरत थी? पुष्पा जी को डांट फटकार कर बड़ी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी माँ खाना खाकर अपनी चारपाई पर बैठी हुई देख रही थी। सामने से बड़ा बेटा संजय अपने कमरे से निकला। पीछे से बड़ी बहू और पोता पोती बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी पकड़कर बेटे के पास पहुंची। संजय बेटा, बड़ी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? माँ, बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, बड़े बेटे ने बोला। तो पुष्पा जी जिज्ञासा
तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोच कर बोली, बड़ी बहू, मैं खाना कैसे खाऊंगी, तुम तो जानती ही हो अब इस बुढ़ापे में मुझसे भूखा नहीं रहा जाता और भूखे पेट तो मुझे नींद भी नहीं आती। पुष्पा जी की बात सुनते ही बड़ी बहू तपाक से बोली, अरे माँ जी, आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से तुम्हें रखने की बड़ी भाभी की बारी है। हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह को आकर वह तुम्हें ले जाएंगी। अगर रात को भूख लगे तो ये बिस्किट खा लेना। कहते हुए बड़ी बहू ने उनके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वह सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चलते बने। पुष्पा जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में सुरग का एहसास होता था, जिस माँ की थपकियों से सुकून मिलता था, माँ की लोरियाँ सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है। बेचारी बूढ़ी माँ को जब भूख लगी तब 2 बिस्किट खाकर थोड़ा सा पानी पीकर सो जाया करती थी। अगले दिन का जब सूरज उगा तो पुष्पा जी को थोड़ी सी आशा जागी। सुबह सुबह पुष्पा जी अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई कि छोटी बहू अभी आती ही होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन पुष्पा जी की खैर खबर किसी ने न पूछी। बेचारी पुष्पा जी भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रह गई, लेकिन कोई लेने नहीं आया। भूख से बेहाल पुष्पा जी ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही छोटे बेटे के घर चली जाऊं। 2 कदम की दूरी है, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती। ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हारकर अपनी किस्मत को कोसती हुई वापस अपनी चारपाई पर जाकर पड़ी। जैसे ही आँख खुली देखा तो छोटा बेटा अजय पुष्पा जी के सामने खड़ा हुआ था। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अजय बेटा, तू आ गया, सुबह से तेरी राह देख रही थी। कहते हुए पुष्पा जी सारे गिले शिकवे भूलकर छोटे बेटे के साथ चल दी। छोटे बेटे के घर पहुँचते ही देखा जिस कमरे में पुष्पा जी रहा करती थी वहाँ से उनका सारा सामान उठा दिया गया था। अब पुष्पा जी को पीछे के बरामदे में बने एक छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन पुष्पा जी ने वहाँ रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम छोटी बहू के घर खाने को तो ढंग का मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी पुष्पा जी को जब खाना मिला तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू झलक कर आ गिरे और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की मार थी कि जो पुष्पा जी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज खाने के एक एक दाने को मोहताज हो चुकी थी। अपने ही घर में भिखारी जैसी हालत हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर पुष्पा जी ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा लिए और दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतज़ार करती रहीं कि छोटी बहू बच्चों से कोई ना कोई तो उनके पास आएगा, उनका हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन पुष्पा जी को निराशा ही हाथ लगी। फिर एक ठंडी सी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफ़ी देर तक घर में से खाना बनाने की आवाज़ें आती रहीं। उसके बाद आवाज़ आना भी बंद हो गई। चाय पीने की बेताब पुष्पा जी इंतज़ार करके थक हार गई तो सोचा चलो खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी को पकड़कर जब पुष्पा जी रसोई घर में पहुँची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। पुष्पा जी को देखते ही वह सन्नाटा सा छा गया। अगले ही बहू गुस्से में उबलते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ ले जाएगी ये बुढ़िया। बूढ़ी लाचार पुष्पा जी हैरानी से सबका मुंह ताकने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था पुष्पा जी को। अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों को नौकरी का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय नाश्ता देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए छोटी बहू और पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। पुष्पा जी मन मारकर वापस अपने कमरे में चौखट पर आकर बैठ गई
और सोचने लगी, ये वही छोटी बहू जो बच्चे पैदा होने पर मिश्री में घुले शब्द इतना लाड़ लड़ाती थी कि जैसे सगी बेटी भी क्या लड़ाएगी। एक तरफ तो पुष्पा जी बच्चे और बहू की देखभाल करती थी, दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू और वही सास है। परिवर्तन आया तो केवल परिस्थितियों में। अब सास बूढ़ी हो गई तो उसे दूध में गिरी मक्खी के समान निकाल कर बाहर फेंक दिया। कहते हुए पुष्पा जी की आंखें भर आईं। पुष्पा जी अपने कमरे की चौखट पर बैठी बैठी दिन भर बस इंतज़ार करती रहती, लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर पुष्पा जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी मिलने के लिए आ जाया करती थी तो पुष्पा जी का हालचाल पूछकर वापस अपने घर चली जाया करती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक पूछने वाला नहीं था। और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ भला कितनी बार और कितनी देर कोई रुक सकता है। एक दिन पुष्पा जी के कमरे की सफाई करवाते हुए छोटी बहू की नज़र अचानक पुष्पा जी के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। छोटी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि सास ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने छिपा कर रखे होंगे, जो बड़ी बहू अपने संदूक के पास किसी को भी भटकने नहीं देती थी। वह जिस भी घर में रहे अपना संदूक साथ लेकर ही जाती थी। क्यों माँ जी, सारी जायदाद तो बंटवारा कर दिया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर जाओगी अपने साथ? छोटी बहू ने चतुराई से बात करते हुए संदूक का राज जानना चाहा तो पुष्पा जी ठिठक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए पुष्पा जी संदूक के पास जाकर बैठ गई। पुष्पा जी के इस तरह से बात करते ही छोटी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज़ छुपा रखी है बुढ़िया ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए छोटी बहू पुष्पा जी के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से छोटी बहू ने अपने पति से कहकर अपने जेठ जेठानी और अपनी ननंद हेमलता को भी बुलवा भेजा। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और पुष्पा जी के कमरे में पहुंच गए। पुष्पा जी ये सब देखकर हैरान थी कि आज तक उनके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उनके पास आ खड़े हुए हैं। अभी वे इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि उनके प्राण त्यागने ही वाली हों। तभी पुष्पा जी की हैरानी सोच विचार कर रही थी कि बड़े बेटे ने पुष्पा जी की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, माँ, आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इसमें क्या है। संदूक का नाम सुनकर पुष्पा जी कुछ हैरान सी हो गईं और शक पकाते हुए बोली, नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी मैं। तुम नहीं देख सकते कि इसमें क्या है? जरा खोल कर दिखाओ ना माँ। यह सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छिपा कर रखे हैं, साबित कर दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी हेमलता फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पुष्पा जी ने और जिद नहीं की, अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो लो देखो। कहते हुए पुष्पा जी ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बहू बेटे आबक रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूंघ गया हो। रोटियां? माँ, तुमने ये रोटियां संदूक में क्यों रखी हैं? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ बेटा, इसीलिए संदूक मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। कहते हुए पुष्पा जी का गला रुध गया। लेकिन माँ, यह तो केवल सूखी हुई रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा रखा है? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते पुष्पा जी की आवाज़ भारी और आंखें आंसुओं के सरोवर में डूब गईं। अपनी माँ की ये हालत देखकर बेटी बहुत चक्की रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, यह रोटियाँ तो सूखी हुई हैं, तुम इन्हें कैसे खा पाती हो? बेटी,
इंसान से मजबूरी सब कुछ करा देती है। दोस्तों, जो माँ भूखे पेट रहकर खुद बच्चों को चिकनी चुपड़ी और पौष्टिक आहार खिलाती हो, वही माँ आज संदूक में सूखी रोटियां रख कर खा रही थी। संजय और अजय दोनों बेटे अपनी माँ की ये हालत देखकर उनके पैरों में जा गिरे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब दोनों बेटों ने ये तय किया कि माँ का जिस घर में मन करेगा वह वहीं रहेगी। माँ के लिए कोई अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अब पुष्पा जी अपनी बहू बेटे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? किसी भी माँ को इतना मजबूर मत करिए कि उसे संदूक में रोटी बंद कर और पानी में भिगो कर खानी पड़े। अरे वह हमारी माँ है जिसने दिन रात जाकर खुद भूखे पेट रहकर हम बच्चों का लालन पालन पोषण किया। उस हर माँ को सैल्यूट। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या बेटे और बहू ने जो अपनी माँ के संग किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।